बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना, काजल और दिव्या तीन बहनें अपनी माँ विनीता के साथ रहा करती थी। सपना और काजल तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे छोटी बेटी दिव्या, वह रंग रूप में सपना और काजल की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि वह सांवली थी, जिस वजह से सपना और काजल उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। उसे अपनी बहन नहीं समझती थी। एक दिन सपना और काजल की फ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों बहनें सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, सपना और काजल दीदी, लगता है आप सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। वह आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ना? दीदी, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे रंग रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता और आप भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करती। मेरा पार्टी में जाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मैं भी आपके साथ आपकी फ्रेंड के जन्मदिन पार्टी में जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है? काली कलूटी, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और हम दोनों बहन कितनी ज्यादा गोरी हैं, बिल्कुल दूध की तरह। हम तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते, इसलिए चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इसी लायक है, पार्टी या शादी में जाने के लायक नहीं। हाँ हाँ काजल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे झूठ बोलती है कि ये हमारी बहन है। मुझे तो ये अपनी बहन कहीं से नहीं लगती। माँ भी गोरी, हम दोनों बहन भी गोरे, सिर्फ और सिर्फ यही है काली कलूटी। जरूर माँ हम सबसे झूठ बोलती है, इसे कचरे के डब्बे से उठा के लेकर आई होंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। इसी तरह सपना और काजल बेचारे दिव्या का मजाक उड़ा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। दिव्या की रोने की आवाज सुनकर विनीता वहां आ जाती है। तभी वह सपना और काजल से कहती है, सपना और काजल, यहाँ पर क्या हो रहा है? दिव्या इतना क्यों रो रही है? जरूर तुम दोनों ने इसे कुछ कहा होगा। चलो जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? मम्मी, आपको पता है ये काली कलूटी हमारे साथ हमारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, हम दोनों इतने ज्यादा सुंदर और हम अपने साथ इस काली कलूटी को कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे वहाँ पर कितनी इंसल्ट हो जाएगी। बस हमने इसे इसकी औकात बता दी तो रोने लगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो कोई शौक नहीं है इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ ले जाकर अपने इंसल्ट कराने का। क्यों काजल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ सपना, तुम 100% बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सपना और काजल के मुंह से दिव्या के बारे में यह अनाप शनाप सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है, सपना और काजल, तुम दोनों इसकी बड़ी बहन हो और तुम बड़ी बहन होकर दिव्या के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें यह संस्कार तो नहीं दिए कि अपने से छोटों को इस तरह से अपमान करो। देखो, अब तक जो भी तुमने दिव्या के साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं दिव्या के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम दिव्या को अपने साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाओगी। अगर नहीं लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अपनी माँ के कहने पर काजल और सपना दिव्या को अपने साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी दिव्या अपने लिए एक सुंदर फ्रॉक निकालती है, उसे पहनती है। उसके बाद लिपस्टिक लगाती है, हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। दिव्या को नेल पॉलिश लगाते हुए देखकर तभी सपना और काजल हंसने लगती हैं। सपना, देख तो ये काली बंदरी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और ये देख सपना, इसके काले हाथों पर ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है और लिपस्टिक तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदरिया ने लगा ली हो। काजल यार सोच, जब ये बदसूरत लड़की हमें ऐसी लग रही है तो हमारी फ्रेंड हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ ने कह दिया तो इसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इस काली कलूटी से हमारा पीछा कब छूटेगा। चलो, बहुत देर होगी तुझे तैयार होते हुए। ये नेल पॉलिश मुझे दे, सुंदर तो नहीं हो जाएगी तो इसे लगाकर। ऐसा कहकर सपना दिव्या के हाथ से नेल पॉलिश छीन कर रख देती है और उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देती। दिव्या फिर भी खुश होकर उनके साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों बहन पार्टी में चली जाती हैं। तभी दिव्या को देखकर काजल और सपना की फ्रेंड हंसने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे यार सपना और काजल, तुम्हारे साथ ये काली कलूटी काली बंदरिया कौन है? आज से पहले तो हमने तुम्हारे साथ कभी इतनी काली और बदसूरत लड़की देखी नहीं, फिर आज तुम अपने साथ किसे लिए घूम रही हो? वैसे तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में इसे लेकर आना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी में ग्रहण लग गया।
छोड़ ना यार, अच्छा हुआ अपने साथ ऐसी काली कलौटी लड़की को लेकर आ गई। अब हमारी पार्टी पर नजर लगने से बच जाएगी। समझ लेंगे कि काला टीका यहाँ आकर खड़ा हो गया। वैसे सपना और काजल, तुम्हें काला टीका मिला कहाँ पर है? वो अरे नहीं यार सोनम, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं। ये हमारी नौकरानी की बेटी है और ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं। हमें लगा चल तेरी पार्टी तो कितनी बड़ी होने वाली है, इसे वहाँ लेकर चलते हैं। बस इसलिए अपना बड़ा दिल कर इस काली कलौटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। बस यही बात है और तो कुछ नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नौकरानी की बेटी को इस पार्टी में लेकर ही आ गई हो तो अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुम्हें अपने नौकरों को इतना सर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, इसे कहीं दूर बैठा दो। ऐसा कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है। सोनम के जाने के बाद सपना दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और दिव्या को वहाँ ले जाती है और उससे कहती है, दिव्या की बच्ची, देखा तूने किस तरह से सभी फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंस रही थी। अब तो चुपचाप यहाँ रहकर हमारा इंतजार करना जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बहुत शौक था ना तुझे पार्टी में आने का, और खबरदार माँ से अगर तूने हमारी शिकायत लगाई। सपना, तूने देखा किस तरह से सब हमारे ऊपर हंस रहे थे, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही थी। सपना और काजल दीदी, वह सब लड़कियां तो मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे काली कलौटी बदसूरत कह रही थी। इस सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? दीदी, आज से पहले आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन जब आपने मुझे उनके सामने अपनी नौकरानी की बेटी बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर लूंगी और माँ से भी कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर दिव्या रोने लगती है, लेकिन सपना और काजल दोनों बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उन्हें दिव्या के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे इतनी तेज गर्मी में बाहर धूप सड़क के किनारे अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। मुझे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। और मेरी बहनें भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाती। माँ के कहने पर वह पार्टी में लेकर आ तो गई, लेकिन मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। सब मेरे काले रंग के ऊपर कितना हंसते। अगर ऊपर वाले मुझे तो थोड़ा सा गोरा बना देता तो कितना अच्छा होता। मेरी भी कितनी सारी फ्रेंड्स होती, मैं भी पार्टी में एंजॉय किया करती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लगता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने खरी खोटी बातें सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो पता नहीं कि आखिरी बार खुशी कब मिली होगी। ऐसा कहकर दिव्या बहुत रोती है। तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है। दिव्या वहाँ जाकर देखती है तो एक पेड़ रो रहा था। तभी वह पेड़ दिव्या से कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे इतनी गर्मी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मैंने काफी समय से पानी नहीं पिया, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? दिव्या तुरंत नदी के पास जाती है, वहाँ से एक घड़े में पानी लेकर आती है और पेड़ को पानी पिला देती है। उसके बाद दिव्या थोड़ा और आगे चलती है तो एक बूढ़ी औरत के पास बहुत सारा सामान था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी दिव्या उनके पास जाती है, उनकी पोटली का सारा सामान अपने सर पर रखती है और उनके घर तक उन्हें छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरा इतना सारा सामान मेरे घर तक लेकर आई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। मैंने देखा किस तरह से तुमने उस सूखे पेड़ को पानी पिलाया, उसकी मदद की और उसके बाद मेरी भी मदद की। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? अम्मा जी, सब मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें भी मुझसे प्यार नहीं करती, बस इसी वजह से उदास हूँ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों होती हो? मैं तुम्हें अपने जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं के पास लेकर चलती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत दिव्या को अपने साथ जंगल में बने एक कुएं के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर सुंदर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निकल कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश दिव्या को देती है और उससे कहती है, बेटा
जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाने से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगे। और जादुई सोने की नेल पॉलिश, इस जादुई सोने की नेल पॉलिश को जो भी कोई लगाता है, अगर कोई चल नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, वह लगाएगा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह लो दोनों नेल पॉलिश तुम अपने पास रखो। तुम्हें जादुई कुएं की सोने चांदी की नेल पॉलिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इन्हें अपने पास रखना, हमेशा खुश रहना, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना बेटा। दिव्या जैसे ही वह जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाने के बाद दिव्या देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे पड़ोसियों से पता चलता है विनीता, काजल और सपना के साथ हॉस्पिटल में है। यह सुनकर दिव्या घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर दिव्या देखती है तो सपना और काजल हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ, सपना और काजल दीदी को क्या हुआ है? बेटा, पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बहनें अपने फ्रेंडों के साथ पहाड़ी पर घूमने गईं। तभी वहाँ पर तूफान आया और तुम्हारी बहनें पहाड़ी से नीचे गिर गईं। डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम्हारी बहन कभी चल नहीं सकती और न ही अपने हाथ से खाना खा सकती हैं। उनके हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मगर बेटा, तुम अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और तुम अपनी बहनों को छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी मुझे एक सूखा पेड़ मिला, मैंने उसकी मदद की। एक बूढ़ी अम्मा मुझे परेशान दिखी, मैंने उनकी भी मदद की। तभी उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे जादुई सोना चांदी के नेल पॉलिश के कुएं से जादुई नेल पॉलिश दी, जिसे लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपना और काजल दीदी भी ठीक हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास जादुई सोने की नेल पॉलिश है, जिसे लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर दिव्या जादुई सोने की नेल पॉलिश सपना और काजल के हाथ और पैरों पे लगाती है, जिसे लगाते ही दोनों बहनें पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तभी दोनों बहनें दिव्या से माफी मांगती हैं। हमारी प्यारी छोटी बहन, हमें माफ कर दे। हमने न जाने तेरा कितना मजाक उड़ाया और तू कितनी अच्छी है। चाहती तो माँ को सब सच बता देती कि पार्टी में से हमने तुझे बाहर निकाला और हमारे ऊपर हंसती भी कि अब हमारे हाथ और पैर नहीं रहे, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज हमें समझ आ गया कि इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। तेरा दिल बहुत सुंदर है, बुरे तो हम हैं, बदसूरत तो हम थे जो तेरे इतने सुंदर दिल को नहीं समझ सके। बहन, हो सके तो हमें माफ कर देना। सपना और काजल दीदी, आपको अपने किए पर पछतावा है? बस मुझे इतना ही चाहिए और मैं तो हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसती रही। मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम तीनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। तीनों बहनों का ऐसा प्यार देखकर तभी विनीता कहती है, सपना और काजल, देखा, आज दिव्या के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई सोना चांदी की नेल पॉलिश मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं इंसान के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अब तुम तीनों बहनें इसी तरह प्यार से रहना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर विनीता खाना बनाने चली जाती है और तीनों बहनें इसी तरह हंसी खुशी रहती हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में तीन बहनें, पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये है शक्तियाँ क्यों हैं?
आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग आए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजा देते हैं लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है,
दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा, हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो, अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा, ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं, जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे, अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है, इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी, तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से कौन लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति
बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई तीन बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।